हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल दिल छू लेने वाली स्टोरीज में स्वागत है। आप सुन रहे हैं लेखिका नवजोत कौर द्वारा लिखित कहानी तड़प तेरे इश्क की। आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि सैम सबको लेकर पनखुड़ी के घर पहुंच जाता है। पनखुड़ी उसको आउट हाउस की तरफ ले जाने लगती है। चलते चलते सैम, मिस पनखुड़ी, हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारा क्या विचार है? पनखुड़ी हल्का सा मुस्कुरा कर, सबसे पहले तो तुम मुझे सिर्फ पनखुड़ी कहोगे ना, तब भी चलेगा, इतनी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं, अब हम दोस्त हैं ना। राइट, वो मुस्कुराते हुए बोलती है। बदले में सैम भी मुस्कुरा देता है। इसके बाद दोनों आउट हाउस के अंदर जाते हैं। पनखुड़ी जैसे ही दरवाजा खोलती है तभी वहां पर एक मोटा सा चूहा उसे नजर आता है और वो एकदम से चिल्ला पड़ती है और डर के मारे सैम से लिपट जाती है, जिससे सैम संभल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। वो नीचे और पनखुड़ी उसके ऊपर। दोनों को ही इस चीज की उम्मीद नहीं थी और ना ही दोनों इस बात के लिए रेडी थे। दोनों का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी उछलकर बाहर आ जाएगा। यहां तक कि दोनों को एक दूसरे की धड़कनें भी साफ सुनाई दे रही थी। पनखुड़ी के खुले बाल उसके चेहरे पर आ गए थे, जिनमें वो और भी खूबसूरत लग रही थी। इतनी कि सैम तो बस देखता ही रह गया था उसको, और पनखुड़ी को भी कहाँ कुछ होश था। वो भी तो एकटक उसकी आंखों में देख रही थी। कुछ तो हो गया था उसको जो वो सैम की तरफ खींची चली जा रही थी। शायद जैसे लाइफ पार्टनर की उम्मीद उसने की थी, वो छवि उसे सैम में नजर आ रही थी। ऐसा ही कुछ हाल सैम का था। वो भी तो पनखुड़ी के साथ सहज महसूस कर रहा था। पनखुड़ी के खुले बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। सैम तो उसकी खूबसूरती में इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसके हाथ पनखुड़ी के चेहरे पर पहुंच गए और वो अपने हाथों से उसके बालों को पीछे करने लगा। पनखुड़ी जो अपनी सुध बुध गंवा चुकी थी, सैम के छूने से सिहर उठती है वो और तुरंत होश में आती है। सैम की हरकत पर वो भी हैरान थी। आलम यह था कि ना तो वो सैम से दूर हो पा रही थी और ना उसे रोक पा रही थी। उसकी सांसें जरूरत से तेज चल रही थी। ठीक उसी वक्त कुमुद वहां आती है। वो सैम से पूछने आई थी कि आउट हाउस में उसे कोई परेशानी तो नहीं है ना। वो बाहर से आवाज लगाते हुए, सैम बेटा। कुमुद की आवाज सुनकर सैम भी एकदम से होश में आता है। पनखुड़ी अभी भी उसके ऊपर थी और सैम का हाथ अभी भी उसके चेहरे पर था। ये देखकर तो सैम और भी हैरान रह जाता है। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसे क्या हो गया था। कैसे वो अपनी सुध बुध गंवाकर पनखुड़ी के चेहरे को छू रहा था। इतने में कुमुद के कदमों की आवाज उन दोनों को साफ साफ सुनाई देती है, जिससे दोनों ही हड़बड़ाकर उठते हैं और फटाफट से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। वो बात अलग थी कि दोनों की धड़कनें अभी भी जरूरत से ज्यादा तेज चल रही थी। दोनों ही एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। दोनों ही अपनी अपनी हरकत पर झेप रहे थे। कुमुद अंदर आती है और फिर वो पनखुड़ी को देखते हुए, अरे पनखुड़ी, तू अभी तक यही है गई नहीं? वो उससे सवाल करती है। पनखुड़ी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। ऐसा ही कुछ हाल सैम का था। कुमुद दोनों का चेहरा देखते हुए, क्या हुआ? तुम दोनों इतने हैरान परेशान क्यों हो, जैसे कोई भूत देख लिया हो? वो दोनों की तरफ देखते हुए बोलती है। सैम हल्का सा हंसते हुए, वो आंटी, यहाँ पर चूहा आ गया था। मोटा चूहा था तो पनखुड़ी भी चूहे से डर गई और मैं भी। वो बात को कवर करते हुए बोलता है। ये सुनकर पनखुड़ी राहत की सांस लेती है, जबकि कुमुद उसकी बात पर हंसते हुए, चूहा तुम दोनों से तो बड़ा नहीं था ना? फिर वो सैम से, अच्छा वैसे बेटा ये बात सही है, यहाँ पर चूहे कुछ ज्यादा ही है। तुम चाहो तो अंदर गेस्ट हाउस में भी रह सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इससे पहले कि सैम कुछ बोलता, पनखुड़ी वहां से जाते हुए, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। इतना कहकर वो तेजी से वहां से निकल जाती है, क्योंकि जो कुछ अभी थोड़ी देर पहले हुआ वो जिंदगी में पहली बार उसके साथ हुआ। पहली बार वो किसी लड़के के इस तरह करीब आए। पहली बार कोई लड़का उसके इस तरह करीब आया। तो वो हैंडल नहीं कर पा रही थी इस सिचुएशन को और ना ही वो सैम से नजरें मिला पा रही थी। इसलिए उसे वहां से जाना ही ठीक लगा। सैम भी कहीं ना कहीं उसकी ये बात समझ गया था कि वो क्यों ऐसे एकदम से गई है। नजरें तो वो भी नहीं मिला पाएगा पनखुड़ी से। कुमुद अभी भी उसके जवाब के इंतजार में खड़ी थी। वो तो चाहती थी कि सैम घर के अंदर ही आ जाए, वही हिमांशी और कुहू के आसपास रहे। तभी तो वो उससे हिमांशी के रिश्ते की बात कर पाएगी। लेकिन सैम उसकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए, नहीं आंटी, मैं यही ठीक हूँ। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं आपसे बोल दूंगा। वो भी जैसे तैसे करके बात को खत्म करता है। उसकी बात सुनकर कुमुद का चेहरा लटक जाता है, लेकिन फिर भी उसे इस बात की तसल्ली थी कि चलो वो घर के अंदर ना सही पर घर के सामने आउट हाउस में तो है।
फिर वो किसी न किसी बहाने से तो उसे घर के अंदर बुला ही सकती है। ये सोचकर वो वहां से जाते हुए, ठीक है बेटा, अब तुम आराम करो। लंबे सफर से आए हैं तो सब थक गए होंगे। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक घर के अंदर आ जाना। ये तुम्हारा अपना घर है। खबरदार, जो जरा भी शर्माए तो वो पूरे हक के साथ एक माँ की तरह उसे समझाती भी है और हल्का सा उसे डांटती भी है, क्योंकि वो जानती थी कि सैम को कोई परेशानी होगी तो वो अपने मुंह से कभी नहीं कहेगा। सैम को भी उसका ये अपनापन बहुत अच्छा लग रहा था। वो मुस्कुराते हुए, जैसा आप कहे आंटी वैसा ही होगा, आप बेफिक्र रहे। मुझे कोई भी परेशानी होगी तो मैं सीधा आपसे ही कहूंगा। जरा भी नहीं शर्माऊंगा, बल्कि बेशर्म बनकर आपके घर में ही आ जाऊंगा, आप खुश। वो मजाकिया अंदाज में बोलता है। कुमुद हंसते हुए वहां से चली जाती है और दिल ही दिल में भगवान से ये प्रार्थना करती है कि जो उसने सोचा है वैसा ही हो। वैसे सोच तो कोई और भी रहा था इस वक्त, और वो थी पंखुड़ी। वो वहां से निकलकर सीधा अपने कमरे में गई थी और कमरे का दरवाजा बंद कर उससे टेक लगाकर लंबी लंबी सांस लेने लगी थी। कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ वो किसी फिल्म के सीन की तरह उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो उसका चूहे से डर जाना, फिर डर के मारे सैम से लिपट जाना, सैम का नीचे गिर जाना और फिर दोनों का एक दूसरे में खो जाना, सैम का वो उसके बालों को छूना, उसके चेहरे को छूना। बस यही सब उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। अभी भी सैम का एहसास उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रहा था, जो उसे एक अलग ही एहसास करवा रहा था। वो अपने धड़कते दिल पर हाथ रखते हुए, ये क्या हो रहा है मुझे? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। क्यों मैं बार बार उसके बारे में सोच रही हूँ? क्यों मैं बार बार उसकी तरफ खींची चली जाती हूँ? क्यों मेरा ऐसा मन करता है कि बस मैं उसके साथ रहूं और उसकी बातें सुनती रहूं? ऐसा कैसे हो सकता है और क्यों हो रहा है? वो खुद से ही सवाल कर रही थी, जिसका अभी उसके पास कोई जवाब नहीं था। ऐसे ही कुछ सवाल सैम भी खुद से कर रहा था। उसकी आंखों के सामने भी वही पल घूम रहा था जब वो बेसुध होकर उसके चेहरे को छू रहा था। वो ये सब याद करते हुए, ये क्या हो गया था मुझे? मैं तो ऐसे कभी किसी के करीब नहीं गया, और सबसे बड़ी बात कि मैं पंखुड़ी के चेहरे को छू रहा था। ऐसा कैसे कर सकता हूं मैं? ऐसा क्या था उसे यह पल में जिसमें वो खो गया था? वॉशरूम में शावर के नीचे खड़ा वो खुद से यही सवाल कर रहा था और उसके पास भी इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। दूसरी तरफ प्रशांत और आराध्या मीटिंग की सारी तैयारी कर चुके थे और बस वो मीटिंग के लिए निकलने ही वाले थे। पहले मीटिंग थी और फिर उसी होटल में शानदार लंच का आयोजन था। अपनी सीट पर बैठी सुहाना काम कम कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। सबसे पहले तो उसे आराध्या को प्रशांत के ऑफिस से बाहर निकालना था, और वो उसे कैसे करना था इसका मौका भी उसे मिल गया था। अपने आसपास काम कर रहे हैं लोगों से उसे इतना पता चला कि अगर आज प्रशांत की मीटिंग अच्छे से हो गई तो फिर 2 दिन बाद वो एक बहुत बड़ी डील साइन करने वाला है, और उस डील से पहले यही ऑफिस में सारे बोर्ड मेंबर्स की एक मीटिंग होने वाली है, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशांत ने इस बार आराध्या के कंधों पर सौंप दी है। फाइलों से लेकर प्रेजेंटेशन तक, बजट से लेकर डिजाइन तक, हर चीज इस बार आराध्या ही करने वाली थी। हालांकि प्रशांत उसका साथ दे रहा था, उसे सपोर्ट कर रहा था, जहां जहां वो अटक रही थी उसकी हेल्प कर रहा था, लेकिन वो चाहता था कि इस बार सब कुछ आराध्या ही करे। लेकिन आराध्या के लिए ये सब नया नया था, पहली बार था, और ऊपर से प्रशांत का उस पर इतना विश्वास था कि वो कोई गलती कर ही नहीं सकती। जबकि आराध्या उसे ये बोल रही थी कि वो अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। धीरे धीरे वो सीख जाएगी, लेकिन प्रशांत उसे समझाते हुए, ऐसे तो वो दिन कभी नहीं आएगा। जिम्मेदारी पड़ती है तभी इंसान सीखता है, और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी काम में पीछे रहो। प्रशांत के समझाने पर आराध्या भी सब कुछ हैंडल करने के लिए रेडी हो जाती है, और बस यही उड़ती उड़ती खबर सुहाना के कानों तक पहुंच जाती है। अब प्रशांत को वो अच्छी तरह जानती थी कि उसे कब और किस हद तक गुस्सा दिलाया जा सकता है, किस हद तक उसका काम बिगाड़कर आराध्या को इस ऑफिस से निकलवाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, इस बारे में उसने आकाश से भी कोई बात नहीं की थी, क्योंकि ये सब वो खुद अकेले करना चाहती थी, क्योंकि आराध्या के बाद वो आकाश को भी सबक सिखाना चाहती थी। फिलहाल वो अपनी सीट पर बैठे हुए मन में, सॉरी प्रशांत, एक बार फिर मेरी वजह से तुम्हारा नुकसान होने वाला है, लेकिन मैं क्या करूं, तुमने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया है। तुम आसानी से मेरे प्यार को फिर से एक्सेप्ट कर लेते तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। अब करूंगी मैं, और भरेगी वो आराध्या, और जाहिर सी बात है तुम उसे इतना बेइज्जत करोगे कि बेचारी ये सब सहन नहीं कर पाएगी और खुद ही इस ऑफिस से निकल जाएगी, या तो तुम खुद उसे धक्के मारकर निकाल दोगे। बस फिर क्या, एक बार मेरा प्रशांत फिर अकेला हो जाएगा।
उस वक्त तुम्हें मेरे प्यार की, मेरे सहारे की जरूरत पड़ेगी जो कि मैं हर हाल में तुम्हें दूंगी। लेकिन तुम्हें वापस अपना बनाकर रहूंगी प्रशांत। तुम देखते जाओ मिस आराध्या, जो तुम मिसेज प्रशांत शेरगिल बनने के सपने देख रही हो ना, ये तो सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। मिसेज प्रशांत शेरगिल तो मैं ही बनूंगी, सिर्फ मैं। कुछ बहुत ही गहरा और बहुत ही खतरनाक सोचते हुए उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान तैर जाती है। ठीक उसी वक्त आराध्या और प्रशांत अपने कैबिन से बाहर आते हैं और अपनी बातों में व्यस्त दोनों ही ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं और मीटिंग के लिए चले जाते हैं। इस बात से अनजान कि सुहाना उनके लिए क्या षड्यंत्र रच रही है। अब सुहाना को एक मौका चाहिए था प्रशांत के केबिन में जाने का, जो कि उसे आसानी से मिल जाता, लेकिन सवाल ये था कि वो अगर प्रशांत के केबिन में जाकर कुछ छेड़छाड़ करती है तो वहां लगाए हिडन कैमरे में से आकाश उसे देख लेगा और फिर वो उससे 10 सवाल पूछेगा, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसलिए उसने पहले उस कैमरे को वहां से निकालने का सोचा। जैसे ही लंच टाइम हुआ तो सब एम्प्लॉय कैंटीन में अपना अपना लंच करने के लिए चले गए। मौका देखकर सुहाना ने सबसे पहले आकाश को फोन करके ये कंफर्म किया कि इस वक्त वो क्या कर रहा है। कहीं वो हिडन कैमरे में से प्रशांत के कैबिन पर नजर तो नहीं रखकर बैठा। लेकिन तब उसे पता चला कि आकाश अपने किसी दोस्त के साथ किसी काम से बाहर आया हुआ है। बस यही मौका था उसके पास। फटाफट से उसने जाकर प्रशांत के केबिन में से उस हिडन कैमरे को अलग किया। उसके बाद जितना हो सकता था उसने उस केबिन की तलाशी ली, क्योंकि उसे डर भी था कि कहीं किसी काम से कोई और ना आ जाए या पियून ना आ जाए। लेकिन उसके कुछ हाथ नहीं लगा, कुछ भी ऐसा नहीं मिला उसे जो उसे आने वाली डील के बारे में बता सके, ऐसा कुछ जिसे वो आराध्या के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। वो अभी वहां पर छानबीन कर ही रही थी कि तभी एकदम से प्रशांत का मैनेजर वहां पर आ जाता है और एकदम से सुहाना से सवाल करते हुए, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तलाश रही हो। सुहाना को उम्मीद नहीं थी कि वो वहां पर आ जाएगा, क्योंकि उसने खुद उसे कैंटीन की तरफ जाते हुए देखा था। उसको वहां देखकर वो एकदम से हैरान रह जाती है और सकप का जाती है जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। नहीं, वो तो मैं बस ये फाइल रखने आई थी और मेरी घड़ी कहीं गिर गई है, बस उसे ही ढूंढ रही थी। ये सुनकर मैनेजर के चेहरे पर भी कुटिल मुस्कान तैर जाती है। वो एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ता हुआ उसके बेहद करीब होते हुए, अच्छे से जानता हूं कि तुम्हारा यहाँ पर क्या खोया है क्या नहीं। ये सुनकर सुहाना के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आती है। वो अपने रुमाल से उसके माथे को साफ करते हुए, रिलैक्स मिस सुहाना, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि जो तुम चाहती हो वही मैं चाहता हूं। सुहाना उसका हाथ अपने माथे से हटाते हुए, मतलब। वो मैनेजर एकदम से प्रशांत की कुर्सी पर बैठते हुए, मतलब वही जो तुम समझ रही हो। मेरा भी वही मकसद है, उस आराध्या को इस ऑफिस से निकालना। अगर हम दोनों मिल जाए तो वो सब हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। बाकी तुम खुद समझदार हो। इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन सुहाना एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग के साथ जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।